ठीक है। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे जीएस के पेपर के लिए। आईएएस से लेके एसएससी जीडी, मतलब हर चीज़ में क्या है कि हमारा जीएस का पार्ट आता ही आता है। जिसमें क्या होता है, जीएस में हम खासकर देखते हैं हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया। तो इनमें हमें कहीं ना कहीं जाके अलग अलग सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे हम एक सब्जेक्ट को पर्टिकुलर अगर हम ढंग से पढ़ेंगे तो ही हम ये नहीं कह सकते कि ज्योग्राफी हमें या एक कोई एक सब्जेक्ट जीएस का है हमें पूरे नंबर देगा। नहीं, हम एक सब्जेक्ट पे हम मान के चलेंगे कि हमें 4 से 5 नंबर भी अगर हम हमारे कवर होते हैं तो इसमें हमारा ये है कि टाइम ना खराब होके हमारा आंसर टाइम भी बचाता है और हमारा आंसर जो होता है वो करेक्ट होता है। आप जैसे मैं ये 1% मान के चलो, अगर मैथ का है कोई क्वेश्चन है, अगर मैथ के क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे तो वो 1 से 1.5 मिनट तो लेगा ही लेगा, उसके बाद भी शायद आपका करेक्ट आंसर ना आए। तो जीएस में क्या होता है, अगर कोई भी पार्ट आप देखोगे, जैसे जीएस में कोई पार्ट देखने के बाद आपको लगता है कि चलो ठीक है ये क्वेश्चन हमने देखा, उसके बाद आपको लगता है कि चलो एक नजर में ही हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन हमें आता है या नहीं आ रहा। अगर हमें क्वेश्चन आता है तो हम ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड के अंदर अंदर हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो जीएस का पार्ट हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो पेपर में हमारा टाइम बचाता है और अगर हम जीएस पे पकड़ बना लेते हैं तो हम किसी न किसी रास्ते से या किसी न किसी नजर से हर एक बच्चे से कंपटीशन में जो बैठ रहे हैं आपके साथ पेपर में, उनसे कहीं ना कहीं हम अलग हो जाएंगे। अब जैसे अलग होने का है, हमने आज तक देखा, हमारी क्लास में भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जीएस में क्या है थोड़ा वीक अपने आप को महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैथ्स तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये वो बात भूल जाते हैं कि हम 6th क्लास से ही जीएस का जो भी पार्ट होता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद क्या करता है बच्चा, फिर भी वो उन चीजों को भूलते हुए कहता है कि हमने तो जीएस नहीं आती, हम तो मैथ ही कर लेंगे जी, हमने तो 11th-12th में मैथ पढ़ा था, हम तो मैथ में ये करेंगे। क्यों ना आप इस चीज को याद करो कि आपने 6th क्लास से जीएस पढ़ना स्टार्ट किया था। वो बात अलग है कि अब आप क्या हो गए, भूल गए हो। तो उसको याद दिलाने के लिए आपको एक छोटी सी एक क्लास है हमारी, हम इसमें क्या करेंगे, आपका ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए तैयार हो? ठीक है, तैयार हो तो पढ़ाते हैं। अब ज्योग्राफी के लिए हमने देखा है काफी सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, किसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं 2 क्लास 4 क्लास डाल के मतलब चीजों को छोटी करके बता रहे हैं। लेकिन हम आपका इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट टॉपिक वाइज सब चीजें कवर कराएंगे। तो इसमें क्या है कि ज्योग्राफी में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, जो हमारा पहला टॉपिक है, इससे हम वीडियो डालेंगे हर डे पे। मतलब आज एक टॉपिक खत्म करेंगे तो कल इससे रिलेट करके जो इससे की सीक्वेंस में होगा नेक्स्ट टॉपिक, कल को हम वो करेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि पूरी ज्योग्राफी जैसे कवर हो जाएगी, उसके बाद हम हिस्ट्री कराएंगे या पॉलिटी कराएंगे। वो हम स्टार्ट करते हैं कैसे। अब आप कहोगे कि आपने ज्योग्राफी सबसे पहले क्यों उठाई, चलो इसके पीछे भी हम एक लॉजिक देना चाहते हैं आपसे। क्या है, सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ानी चाहिए या पॉलिटी पढ़ानी चाहिए या हिस्ट्री? तो हमने किया क्या, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का कारण क्या है कि देखो, सबसे पहले क्या था, पृथ्वी थी, पृथ्वी बनी तभी क्या हुआ, इतिहास हुआ। इतिहास के बाद क्या हुआ, इतिहास हुआ, लोग आए, राजनीति खेली गई, ये राजा वो राजा, पता नहीं क्या क्या स्टोरी हुई, तभी जाके क्या होगा, पॉलिटी का गेम हुआ। गेम ही बोल दो आप इसको, और क्या बोलोगे, पॉलिटी हुई। पॉलिटी मतलब सबसे पहले ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से लिंक होके क्या चलेगी, हिस्ट्री, हिस्ट्री से लिंक होके जहां हिस्ट्री खत्म होती है वहां हमारी पॉलिटी स्टार्ट होती है। तो हम सबसे पहले देखना चाहते हैं कि हम पॉलिटी ही ना करके ज्योग्राफी ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक हमारा बेस है। अगर हम ज्योग्राफी करेंगे तभी हमें हिस्ट्री समझ में आएगी। ज्योग्राफी में क्या है, लोग कहते हैं मैपिंग है, ये है, चलो मैपिंग है, मैपिंग भी हमारे लिए कहीं ना कहीं काम करती है। अब सपोज करो ये चीज है, पृथ्वी है, चलो ठीक है, हम ज्योग्राफी है तो पृथ्वी बनाएंगे सबसे पहले। अब इसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में क्या कहेंगे, कहाँ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड की। वर्ल्ड है, ये तो वर्ल्ड ही तो हो गया एक तरह से, ये पृथ्वी क्या है, वर्ल्ड है। अब वर्ल्ड की ज्योग्राफी के बाद अगर हम देखा जाए तो हम खासकर क्या पढ़ते हैं, भारत की क्या हिस्ट्री या भारत का इतिहास। चलो ठीक है, अब भारत का इतिहास पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि इस पूरी पृथ्वी के अंदर भारत है कहाँ। अब भारत है कहाँ का मतलब क्या है कि भारत कहीं गुम हुआ था, नहीं, मतलब भारत की स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है।
अब लोकेशन पता चला, चलो ठीक है, ये भारत है, ये अमेरिका है, ये पता नहीं ये रूस है, ये चीन है, ये अलग अलग देश है। तो हम खासकर क्या पढ़ते हैं, या तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर क्या है, बोलो, हम पढ़ते हैं भारत का इतिहास। चलो ठीक है, हम भारत का इतिहास, चलो ये हमने पकड़ लिया भारत है, चलो ठीक है, भारत का इतिहास पढ़ने के लिए हमें सबसे पहला है कि भाई भारत का इतिहास ही क्यों रचा गया। अब लोग कहते हैं ये आए, अंग्रेज आए, रूसी आए, ये पता नहीं कौन कौन आए, हमें वो हिस्ट्री में बात करेंगे। चलो ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं कि इसमें हमारी ज्योग्राफी का क्या योगदान है। लोग कहते हैं, आपने सुना होगा किसी रील, आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, कि क्या कि हमारी ज्योग्राफी का हाथ है किसमें, हमें किसका गुलाम बनाने के लिए, बाहर की शक्तियों का गुलाम बनाने में हमारी ज्योग्राफी का कहीं ना कहीं 1% उसका हाथ है। चलो ठीक है, अब हम इसमें ज्योग्राफी में ये भी देखेंगे कि हमारी ज्योग्राफी का क्या हाथ है, हमारे भारत की जो ज्योग्राफी है इसका क्या हाथ है कि जो दूसरी शक्तियां थी वो हमारे पास आई और हमें उनका गुलाम बनना पड़ा, और गुलाम भी बने। चलो ठीक है, अगर हम आजाद हुए हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं हम लिंक ढूंढेंगे कि हमारी ज्योग्राफी का ही हाथ होगा आजाद होने के लिए, या नहीं है, या क्या है। ठीक है, तो अब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ज्योग्राफी का जो टॉपिक होगा, सबसे पहले तो देखो इसमें क्या है कि हम करने को तो ये कर सकते हैं कि भाई क्या पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। चलो ठीक है भाई, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इसमें क्या है कि आजकल हम ये टॉपिक आपका शायद नहीं कराएंगे। हम इस टॉपिक को इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारे पेपर में ब्रह्मांड से लेकर के, मतलब मुश्किल से मुश्किल किसी पेपर में पूछ दिया तो 1 या 2 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 1, वो भी साल में 10 पेपर में से 1 में। अब क्योंकि इस चीज को लोग पता नहीं क्यों मतलब पेपर से हटा रहे हैं, या क्वेश्चन की जो संख्या हो रही है वो घटती जा रही है, तो हम इस चीज पे टाइम खराब ना करके हम अपना मेन टॉपिक जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से, जहां से हमारी पृथ्वी का निर्माण हो चुका था, या पृथ्वी का निर्माण होने के बाद, हम इस निर्माण के बाद अगर हम देखें तो हम अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं तो मोटा मोटा 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बीच में कवर कराऊंगा। जैसे हमारी जो पृथ्वी है, अब मेन चीजें क्या है, चलो ठीक है भाई, ये है हमारी पृथ्वी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको पहले देना चाहता हूं अब हमारे टॉपिक से पहले। अब पृथ्वी का आज सबसे पहले कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, देखो ये गोल तो नहीं बनी, पर फिर भी मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। चलो जैसी भी बननी हमारे हाथ में है, ऊपर नीचे कर लेंगे अभी तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारी पृथ्वी किस आकार की है, पृथ्वी का आकार क्या है। अब कल एक बच्चा था, ये इन्होंने कहा कि सर पृथ्वी का आकार कैसा है, अंडाकार है या कैसा। एक ने कहा नहीं सर अंडाकार नहीं है, ये एप्पल के जैसा है। एप्पल कौन सा एप्पल, फोन वाला नहीं, बिना फोन वाला एप्पल जो कि हम खाते हैं, फोन वाला तो खाया गया है वो नहीं। ठीक है, अब हर बच्चे का क्वेश्चन है कि ये क्यों है, तो इसमें क्या है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हम ज्यादा नहीं कह सकते। हम पृथ्वी के बारे में पूछेंगे तो इसमें हम एक लाइन में यही बात कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का आकार क्या है। हमारी पृथ्वी क्या है कि एक तरह से गोल है, सब बातों को, ये भी अंडाकार है, सेब के जैसी है, एप्पल जैसी है, पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, गोल है। लेकिन हम इसमें एक बात जरूर ऐड कर रहे हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, लेकिन वह अपने ऊपरी तथा, हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है। चलो सबसे पहले गोल बना लेते हैं। अब मैंने कहा कि हमारी पृथ्वी ऊपरी तथा निचले भाग, ऊपरी भाग कौन सा हो गया, ये हो गया, निचला भाग कौन सा हो गया, ये। ऊपरी तथा निचले भाग से दबी हुई है, दबी हुई का कारण ये गोल वस्तु है, आपने देखा, अगर ऊपर और नीचे से इसको हम दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे कम हो जाएगी। चलो ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, हमने दबा तो दिया ही हाथ से, इसको हम थोड़ा सा दबा देते हैं, ज्यादा नहीं, इस तरह से बना सकते हैं। हमारे जो हमने आपको इसके बारे में बताया कि ऊपरी तथा निचले भाग से क्या है, दबी हुई है। चलो इस बात पे आप सहमत हो, चलो ना सहमत हो तो आपको होना पड़ेगा। ठीक है, ऊपरी तथा निचले भाग से दबी हुई है, तो क्या आप एक बात कह सकते हो कि क्या ये एक क्या है, गोल चीज। अभी पृथ्वी नहीं है, यहां से और यहां तक की दूरी क्या होगी, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, ये मान लो ए बी सी तथा डी। चलो ठीक है, हम ये बात कह सकते हैं ए बराबर सी डी।
चलो ठीक है, इसमें तो हमने ये बात कह दी, ये ठीक है या गलत है? चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। इसमें क्या है, ए तथा बी, ए बी सी और डी। चलो ठीक है, इसकी कंडीशन से हम देखते हैं कि ए बी इक्वल टू किसके, सी और डी। ये ठीक है या गलत है? ये ठीक है या गलत है? बताओ। गलत है। क्यों? क्योंकि ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर नहीं है। कारण, क्योंकि पृथ्वी ऊपर से और नीचे से दब गई। तब तक ये गोल थी तो ये दूरी बराबर थी, ये हम चीजें कह सकते थे कि ए बी बराबर किसके है, सी डी के। तो यहां पर नहीं हो सकती। चलो ठीक है, ये भी बात मान ली। चलो ए बी बराबर नहीं है सी डी के, ठीक है। अब अगली कंडीशन आती है कि ऊपर और नीचे से दब गई। तो क्या पृथ्वी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की यहां से और यहां तक, यानी कि ये कौन सी दिशा कहोगे आप? पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, क्या 4 दिशाएं हैं? अच्छा, सबसे पहले क्या है, इसे हम कहेंगे पूर्व, और ये कौन सी हो गई, पश्चिम, ठीक है। चलो इंग्लिश में लिख लो, ईस्ट, ये कौन सी, वेस्ट, और ये कौन सी, नॉर्थ, ठीक है, और ये कौन सी, साउथ। ये 4 दिशाएं होगी। चलो ठीक है, अब ये 4 दिशाएं हैं, इसके हिसाब से अगर आप, अब तक तो ए और बी कह रहे थे, अब हम क्या कहेंगे, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ। ये दोनों इक्वल हैं या इक्वल नहीं है? तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो अब आती है बात क्या, जो पेपर में कभी कभी पूछा जा सकता है कि ईस्ट टू वेस्ट दूरी जो है और नॉर्थ टू साउथ दूरी जो है, ये क्वेश्चन बनता है कि दोनों बराबर हैं या अलग अलग है। चलो ठीक है, यहां तक तो सब बच्चे पढ़ लेते हैं कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, सबको रट लिया। लेकिन क्वेश्चन अब क्या है, कंपटीशन इतना हो चुका है कि एक पेपर में बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, पोस्ट होती है जहां 1000 तो फॉर्म होते हैं 20 लाख। अब एग्जामिनर क्या करेगा, दिमाग तो लगाएगा ही। अब दिमाग कहां लगाएगा, जब उसको ये बता दिया कि भाई साहब इसी में से क्वेश्चन पूछना है आपको, एक क्वेश्चन। अब वो यहां से क्या दिमाग लगा क्वेश्चन पूछेगा, वो यही तो पूछेगा कि दूरी बराबर है या नहीं है। दूरी पे क्वेश्चन पूछना है तो एक ही तो बनता है, लेकिन वो दिमाग लगाएगा। आजकल वो भी तो थोड़े स्मार्ट है, वो भी तो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या कहेगा कि चलो ठीक है, वो ये नहीं पूछ रहा आजकल दूरी बराबर है या नहीं है या कितनी दूरी है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। चलो ठीक है, ये भी हम बताएंगे कितनी। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें दूरी का अंतर कितना है, कि वो ये पूछेगा कि ये जो दूरी है ईस्ट टू वेस्ट, और जो एक दूरी जो हमने बताई कौन सी, नॉर्थ टू साउथ, इन दोनों में अंतर कितना है, अंतर पूछ लेगा। भाई ये तो सबने याद कर लिया कि बस इतनी दूरी है, इतनी दूरी है, इतनी, भाई अंतर पूछ लिया। यहां क्या करते हैं बच्चे, थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है। अच्छा, अब इनका अंतर मैं आपको बता देता हूं। इनका अंतर है 42 किलोमीटर, मोटी मोटी बात। अब 42 किलोमीटर अंतर हो गया, तो आप, अब आती है बात असली वाले क्वेश्चन की। अब मैं कहता हूं कि पृथ्वी अपने उत्तरी भाग से तथा दक्षिणी भाग में कितने किलोमीटर दबी हुई है। बात तो आएगी। अब दबी हुई का मतलब आप क्या कहोगे, कितने किलोमीटर, उसने पूछा कि कितने किलोमीटर या कितनी दबी हुई है। अब कितनी दबी हुई का मतलब तो यही है ना कि कितने किलोमीटर कम है। ये जो दूरी है उसने क्या किया, पहले दबा दिया और फिर ये जो दूरी है ये पूछ लिया सीधा सीधा, और यहां पे क्या किया उसने, ये पूछ लिया। अब हमने टोटल बता दिया कितने किलोमीटर है, 42। तो 21 किलोमीटर इधर से और 21 किलोमीटर इधर से, ठीक है। और ये चीजें तो शायद आपको याद होगा कि नॉर्थ टू वेस्ट कितनी है और ईस्ट टू वेस्ट कितनी है। तो चलो ठीक है, नॉर्थ टू साउथ सॉरी, और ईस्ट टू वेस्ट। चलो ठीक है, मैं नहीं बता रहा, ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है, अपने आप खुद लिखो कितना है। इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या, अक्षांश और देशांतर। आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, क्या है नाम, अक्षांश और देशांतर। हेडिंग डालो। चलो ठीक है, हमारा ज्योग्राफी का पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है अक्षांश तथा देशांतर। चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चों को तो पता है कि क्या अक्षांश होती, क्या देशांतर होती, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे होंगे
जिनके मन में अभी भी क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या अक्षांश और क्या देशांतर, यही तो बात है। चलो ठीक है, इस चीज को भी क्लियर करेंगे, क्या अक्षांश और क्या देशांतर। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, शायद आपको ज्योग्राफी का ज्ञान हो जाए। सबसे पहले मैंने क्या बोला, अक्षांश तथा देशांतर। अक्षांश तथा देशांतर, तो सबसे पहले क्या है कि हम क्या कर रहे हैं इसमें, देशांतर। मैंने अलग अलग बताया, दोनों नाम अलग अलग है, तो सबसे पहले हम अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, ना कि देशांतर के बारे में। तो अक्षांश और देशांतर के टॉपिक में एक छोटी सी हेडिंग को डाल दो, क्या, अक्षांश। ठीक, अब अक्षांश मैं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ अभी ये नहीं कह रहा कि आप थोड़ा उतावले हो, अक्षांश रेखा देशांतर रेखा, अभी सिर्फ मैं क्या कह रहा, अक्षांश रेखा बनाएंगे। अभी हमने क्या बनाया था, पृथ्वी, फिर से पृथ्वी को हम बना लेते हैं थोड़ी सी, अभी दबा नहीं रहे हैं, ठीक ठाक, बाद में दबा लेंगे, आपको सिखा दिया कैसे दबाना है, कितना दबाना है, अब दबा लोगे कोई दिक्कत, चलो ठीक है। अक्षांश और देशांतर दो चीजें हैं। सबसे पहली मैं एक ही चीज आपको बता दे रहा हूं कि अक्षांश वह रेखा, अगर अक्षांश के बारे में, अक्षांश क्या है, अक्षांश वह रेखा है जो पृथ्वी पर, कहां पर, पृथ्वी पर या पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, कुछ भी बोल सकते, खींचे जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांश। और यहां हम पढ़ रहे हैं दूसरी तरफ देशांतर, ये कहां से कहां है, नॉर्थ टू साउथ। तो हमने कहा कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट क्या होती है, अक्षांश, और नॉर्थ टू साउथ वाली को हम क्या कहते हैं, जैसे कि ये मान लो फॉर एग्जांपल, अभी सिर्फ हम कुछ नहीं करें, ये है देशांतर। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। अगर आगे से आपको लगे कि कौन सी अक्षांश कौन सी देशांतर, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो आपको सीधा सीधा पहले तो ये देख लेना है कि ये हॉरिजॉन्टल है या क्या है, तो आप उसके हिसाब से भी पहचान कर सकते हो कि इंग्लिश में एक को बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड, और एक को बोलते हैं क्या, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब रट भी सकते हो आप, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग मतलब लंबा, जो लंबी है वो लॉन्गिट्यूड और जो लेटी हुई है वो लैटिट्यूड। ठीक, तो अब हम देशांतर को ना पढ़ के सबसे पहले काम कर रहे हैं किस पे, अक्षांश। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अक्षांश, मिटा देते हैं अभी अक्षांश को, अभी बनाएंगे। अब मैंने क्या बताया था, लिखो अक्षांश के बारे में। अक्षांश वह रेखा है, अक्षांश वह रेखा है जो कि पृथ्वी की सतह पर पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखा, जो कि खींची गई रेखा है, तथा एक ओब्लिक करके बात लिखो इसमें, ये लिखो, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से बनी कोणीय दूरी, बनी कोणीय दूरी, समझ रहे हो, कोणीय दूरी कहां से बनी, केंद्र से बनी कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, दोनों चीजें हैं, बात एक ही है, पर कभी कभी थोड़ा सा स्मार्ट जहां आंसर देना हो वहां थोड़ा सा जिसको फंसाना हो तो बोल दो क्या, कोणीय दूरी को मिलाने वाली, वहीं गड़बड़ हो जाएगी सब। अब बोल तो दिया, लेकिन अगले वाला पूछ भी सकता है क्या कोणीय दूरी, क्यों कोणीय दूरी। अब चलो ठीक है, ये तो पता लग गया अक्षांश किसे कहते हैं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा वीडियो है तो साथ में लाइव क्लास भी है, तो हमें थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहे हैं, तो टॉपिक भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का हल्का नॉलेज सबको है, जीरो तो कोई नहीं है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ भी सकता है, कमेंट भी कर सकता है, कमेंट में हम उसका आंसर जरूर देंगे। अच्छा, अगली चीज क्या है, इसमें हम ये चीज देख रहे हैं
कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, बहुत सारे बच्चे पूछने चाह रहे हैं कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, जो आज तक पेपर में क्वेश्चन आया। तो एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, कितनी हो सकती है, कितनी होगी? आंसर आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि कोई कह रहा 160 है, कोई कह रहा 90 है, कितना 180। चलो ठीक है, किसी का आंसर आया 180। चलो कुछ तो नजदीक पहुंची बात, शायद ठीक भी हो। तो हम ये देखते हैं कि 180 ही क्यों, 90 ही क्यों, कारण क्या था भाई? हमारी मर्जी थी, कैसे हमने बनाई, क्यों इनकी जरूरत पड़ी। हम 180 की जगह 200 भी कर सकते थे। तो हम टाइम ना खराब करके आते हैं पॉइंट पे। तो 180, चलो ठीक है। अभी मैंने क्या कहा, पृथ्वी के केंद्र से, अभी हटा देते हैं, पृथ्वी का क्या है ये केंद्र, और केंद्र से कोणीय दूरी, कोणीय दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे एक लाइन ड्रॉ की, ये है केंद्र पे, ठीक। अब क्या है, इस पे आप एक कोण बनाओ। आपने क्या बनाया, कोण, सॉरी जो टेढ़ी है, ठीक है भाई। ये कोण कितने डिग्री का बना है, 90, ठीक। अब चलो ठीक है, अब नेक्स्ट बनाते हैं, क्या नेक्स्ट, ये कितने का है, ठीक है भाई, कितने का बताया, 45, चलो ठीक है। अच्छा ये इधर 90, और ऐसा ही मैं एक और बना दूं तो 45, ठीक है भाई, बात होगी। चलिए, कौन तो इतना तो सब बना ही लेते हो, समझ लेते हो ना कि कौन कैसे बनते हैं। अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये कितने का बना, और ये कितने का बना, और मैं ऐसे बना दूं तो ये क्या है, इधर 90 था, देखो यहां 90 था, कम करोगे तो कितना आ गया, कम होते 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 बिल्कुल एक पे आ जाएगा। एक के बाद जब इस पे ये चिपक जाएगी तो कितना हो जाएगा, 0, चलो ठीक, 0। ऐसे इधर होगा, ठीक, चलो ठीक है। मैक्सिमम कितना बना इस पे, 90, मैक्सिमम कितना बना, 90 डिग्री। अब एक चीज देखो, ये कितना था, 45 था, और एक चीज देखना, ये कोण कहां से बन रहा है, आउट, बाहर नहीं है, पृथ्वी के केंद्र से, यानी कि ये पृथ्वी है और ये बीच का ये केंद्र है, और केंद्र पे मैं ये मार्कर जैसे एक तरह से खड़ा कर रहा हूं, ये ऐसे हो जाएगा केंद्र से, यहां से तो 90 बनेगा ये, और केंद्र से बाहर की तरफ ऐसे लिया तो 0, ऐसे बढ़ता जाएगा 90, ऐसे सोचो अंदर से ड्रॉ हो रही है कोई लाइन, ठीक। तो अब ये देखो कि ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, लेकिन ये ऐसे भी तो घूम सकता है, हर तरफ कौन बनाएगा ना ये। तो ऐसे हुआ कितना है, 90 है, ऐसे हुआ 45 है। अगर इसी एंगल पे ये ऐसे घूम जाएगा 45 पे ही, तो चारों तरफ जो होगा 45 वाली लाइन जहां जहां पृथ्वी को टच करेगी, ऐसे ऐसे, ये पीछे से ड्रॉ कर रहे हैं, तो जहां जहां इन्होंने टच किया, अगर हम ये कहें कि इस लाइन पे हम जो ये बिंदु थे, इस पे एक लाइन खींच देते, सभी बिंदु मिला देते, तो क्या हम इसको 45 डिग्री बोल देंगे इस लाइन को। मैंने कहा क्या कि कोणीय दूरी को मिलाने वाली हर एक बिंदु, मतलब 45 वाली को मिलाने वाली जो रेखा हमने खींची, उसको क्या कहेंगे हम, 45 डिग्री। ऐसे ही हम क्या कहेंगे, 90। अब 90 का तो क्या है, यही 90 वाली ये लाइन है, और यही ये, अलग अलग तो नहीं हो सकता, तो 90 का यहीं पे। अब इस पे आ जाते हैं, ऐसे ही, ऐसे इस पे, और ऐसे ही इस पे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हमारी कितनी ड्रॉ होगी लाइन, मैक्सिमम 90। चलो ठीक है, इनको हटा देते हैं, अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये पता चल गया कि 180 ही क्यों है, या अभी भी नहीं पता चला, अच्छा अभी 90 का पता, चलो ठीक है, अभी 90 का पता, ये कितने डिग्री पे बनेगी, 0 पे। चलो एक लाइन हम यहां ड्रॉ कर रहे हैं, ये कितनी मान लो, चलो ठीक है 25, चलो ठीक है 30 मान लो, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री, इसको 60 मान लो, ठीक। और ये कितनी हो जाएगी, यहाँ 90, यहाँ भी ऐसे ही बना सकते हैं, अच्छा अभी नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी तो ऐसे ही कोण बनेंगे, ये कोण कितने का, 90 का, ये कोण कितने का, 90 का, ये 45, 45, 43, ऐसे करके कम होते होते 0 हो जाएगा,
तो नीचे भी क्या यही सिचुएशन क्या हो जाएगी, सेम सिचुएशन नीचे काम करेगी। तो हम नीचे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 30, 0। अब आगे बात समझ में। अच्छा, तो अब अगला क्वेश्चन क्या है कि ये तो आपको पता चल गया कि इनको हम डिग्री क्यों बोल रहे हैं, हर एक के पीछे हमने डिग्री क्यों लगाया, 0 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश। अब पता चला हमने डिग्री क्यों बोलते इसके पीछे, क्योंकि क्या ये डिग्री के हिसाब से ही हमने डिग्री से माप के ही इसको बनाया गया था। अब चलो ठीक है, डिग्री वाली समस्या खत्म, गिनती वाली समस्या भी खत्म कि 180 ही क्यों हुई। चलो ठीक, अब यहां जो आएगी वो कितनी है, 1 नंबर, ये कितनी 90। तो 1 से शुरू हो गई कितनी होगी 90, 1 से शुरू हो गई यहाँ कितनी होगी 90, तो कितनी होगी 180। लेकिन हमने पूछा कि अक्षांश कितनी है, अक्षांश कितनी है, तो ठीक है अक्षांश रेखाएं कितनी है ना, तो 90 ये हो गई, 90 ये होगी, कितनी होगी 180। लेकिन 0 डिग्री तो अभी हमने काउंट नहीं की है, अब 0 डिग्री को और काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएंगे 181। क्या है ये हमारी अक्षांश रेखा है। ठीक, अब समझ में आया कि 181 क्यों हुई, 180 में और 181 में क्या फर्क था। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है क्या कि हमें इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी, जबकि ये काल्पनिक रेखा है। शायद मैंने लाइन में बोला होगा कि ये खींची गई या काल्पनिक गई, खींची नहीं गई है, ऐसा मत सोच लो कि यहां से जा रही है कोई लाइन दिख जाएगी कि भैया ये तो अक्षांश रेखा है, नहीं, ये सिर्फ एक क्या है काल्पनिक रेखा। अच्छा, इसके बाद क्या है कि हम देखेंगे कि इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी। चलो ठीक है, अब पूरी पृथ्वी पे ये तो चीजें आज हमारे सामने आ रही हैं कि भाई इस जगह का नाम ये है, ये भारत है, ये अमेरिका है ना। लेकिन पहले क्या होता था, पहले ये सीन था कि भाई हम जगह का पता लगाए तो कैसे लगाए, पृथ्वी पे यहां से अगर हमें जाना है, अब पृथ्वी तो हर जगह से एक जैसी दिखेगी, ज्यादा से ज्यादा कहीं पानी होगा तो कहीं पहाड़ होंगे, कहीं मिट्टी होगी, तो क्या पहचान थी, नहीं थी। तो जैसे बहुत सारी हमारी क्या है फ्लाइटें, जैसे फ्लाइट काम कर रही है, हमारी फ्लाइट है जो प्लेन उड़ रहे हैं, तो वो जगह उनको दिखती तो है नहीं कि हाँ पहचान ले, आप तो पहचान लेते हो कि हम आ गए हैं रोहतक, आ गए हैं हम दिल्ली। तो आप फ्लाइट में क्या होता है कि वो उनका जो मेजरमेंट होता है वो इन्हीं के अनुसार होता है कि कितने डिग्री अक्षांश पे हमें लैंड कराना है या कितने डिग्री अक्षांश पे अभी हम हैं, तो वो इसके हिसाब से आ जाते हैं। अब क्या हुआ था, समस्या हुई ये कि उन्होंने किसी ने कह दिया कि आपको जाना है भैया 30 डिग्री पे। अब यहां से फ्लाइट चली 0 डिग्री से, अब वो 30 डिग्री वो ऊपर तो चलेगा, उसको ये नहीं समझना 30 डिग्री ये था या ये था, अब ये भी तो कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन में जब आई तो उन्होंने वापस अपना 0 पे लैंड किया, उन्होंने पूछा कि भाई साहब 30 डिग्री बता दो तो कौन सी, ये या ये, दो है 30, तो ऊपर जाके देखा उन्होंने 30 तो दो नजर आ रही थी। तो फिर क्या किया कि हमने जो हमारी क्या है नॉर्थ में है उनको हमने बोल दिया 30 डिग्री नॉर्थ, सबके पीछे हमने क्या लगा दिया नॉर्थ यानी कि एन, और जो हमारी साउथ में है उनके पीछे हमने क्या लगा दिया एस यानी कि साउथ। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ, हमने 3 वर्ड बोले, 30 बोला, डिग्री बोला और साउथ और नॉर्थ बोला एक वर्ड में, 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ। तो अब तीनों वर्डों का सुनोगे, 30 क्यों कहा, क्योंकि वो 30 डिग्री पे था, डिग्री क्यों कहा, क्योंकि 30 डिग्री पे बनी हुई थी, और नॉर्थ और साउथ क्यों कहा, एन और एस क्यों कहा, क्योंकि वो चीजें का पता चल सके कि 30 डिग्री नॉर्थ वाली है या साउथ वाली है। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। अब वो फिर से फ्लाइट उड़ी, उन्होंने बता दिया 30 डिग्री साउथ पे जाना है, अब वो 30 डिग्री साउथ पे तो आ गए, कोई समस्या, आ गई फ्लाइट लैंड हो गई, कोई टेंशन नहीं, पहुंच गए अपना सर। हम थोड़ा सा इसमें ब्रेक लेंगे आगे, उसके बाद जब देशांतर पढ़ाएंगे तो इस टॉपिक को क्लियर हो जाएगा क्या कि वो 30 पे आ तो गई, लेकिन उससे 30 पे यहां भी तो 30 है और यहां भी 30 है और यहां भी 30 है। लेकिन इस समस्या का खत्म करने के लिए हमें देशांतरों की जरूरत पड़ी थी, क्या, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जरूरत तो पड़ी, अब देशांतर की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वो फ्लाइट कहाँ थी, यहाँ थी या यहाँ थी, यहाँ थी, ये उसका कंफ्यूजन रह गया कि कहाँ जाना है 30 डिग्री पे। उसको ये तो पता चल गया साउथ में जाना है नॉर्थ में, लेकिन अब ये पता चला कि यहाँ जाना है। इस चीज के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, देशांतर की। देशांतर क्यों पड़ेगी, चलो ठीक है, थोड़ा सा एक बार साइड में बना लेते हैं देशांतर को भी, हल्का सा फोटो देख लेते हैं उसका भी। अक्षांश थी, अब मान लो 1 2 2, अब देशांतर की जरूरत पड़ी हमें 1 2, ठीक है, इसका नाम हमने रख दिया ए
बी सी। ठीक है, अब हमने कहा कि यहां से फ्लाइट उड़ेगी भाई, यहां जाएगी। अब हम इसे क्या कहेंगे, ये था ए, ठीक है, ए और ये क्या है 2 नंबर क्या है हमारी अक्षांश, जहां पर ए देशांतर और 2 नंबर अक्षांश एक दूसरे को काटती है, आपको वहां जाना है, तो वो आसानी से यहां आ जाएगा और उसकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें अक्षांश और देशांतर की जरूरत ज्यादा पड़ती है, यानी कि किस लिए हम कह सकते हैं अक्षांश और देशांतर की जरूरत हमें एक पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान का पता लगाने के लिए हमें इनकी जरूरतें पड़ी थी। और यह क्या थी, एक काल्पनिक रेखा है, ना कि ये खींची गई हुई लाइन है। काल्पनिक रेखा क्यों थी, इसलिए हमें जरूर पता लगाना था कि हम पृथ्वी पे किस स्थान पे हैं, किस स्थान पे नहीं है। चलो ठीक है, अब हम देशांतर को बाद में पढ़ेंगे, पहले अपनी अक्षांश को ही कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी आदत खराब है, हाथ से साफ कर देने की। चलो ठीक है, अब हम आते हैं कि भाई अक्षांश की क्या बात है, इसके बारे में हम लिखना चाहते हैं, थोड़ा सा लिखो अक्षांश के बारे में, है ना, इसकी क्या खासियत है, ये कितनी है, लिखना भी तो है, नहीं तो भूल जाओगे। चलो लिखो, पॉइंट पहला डालो, अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है, और यह है इसी में लिखो, और यह है 90 डिग्री, मतलब यानी कि 90 उत्तरी गोलार्ध में तथा 90 दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती हैं या हैं, और 0 डिग्री अक्षांश को मिलाकर यह 181 होती है। चलो ठीक है, आपने एक चीज और सुनी होगी, क्या कि हम इनके बारे में और क्या बता सकते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन था क्या, कितनी हो सकती है और कहां कितनी है, ये तो क्लियर, कितनी है भाई 181 है। अगर कोई पूछ ले उत्तरी गोलार्ध में कितनी है, तो 1 से और 90 तक, और पूछ ले दक्षिणी में कितनी है, 1 से और 90 तक, और टोटल पूछ ले तो 0 डिग्री को मिला के आप कहोगे कितनी 181। अगला क्वेश्चन क्या उठ सकता है इसमें से, अक्षांश में से मैक्सिमम क्वेश्चन जितने बन सकते हैं अभी सोल्व कराएंगे, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो वो भी आपका डाउट है हम क्लियर कराएंगे। अच्छा, मैं अगर एक क्वेश्चन कहूं कि ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है या समानांतर है, हाँ या ना, समानांतर है ना, चलो ठीक है, अगली लाइन लिखो। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं या नहीं है, तो क्या है, चलो ठीक है भाई, है तो लिखो दूसरा पॉइंट, सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरी रेखाओं के या एक दूसरे के, लिख लो, सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है या कम ज्यादा है। अब जब हमने एक लाइन बोल दी क्या समानांतर है, तो समानांतर तो वही तो चीज है जो एक दूसरे के बीच की दूरी हमेशा क्या है, बराबर रहेगी। तो हम ये भी तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है, कितनी है भाई, समस्या तो ये है ना कि बराबर तो अब है कितनी। चलो ठीक है, वो भी देखते हैं। अक्षांश लिखो, इसी में लिखो, तथा इनके बीच की दूरी 111.5 111.5 है, लगभग लिख लो इसके आगे पीछे, क्योंकि बहुत सारी किताबों में क्या है, किसी में 111.3 भी दिया है, किसी में 111.4 भी दिया है, तो एक ऑन एवरेज 111.5 ही है, फिक्स ही है ये। ठीक है, इसके बाद क्या आता है क्वेश्चन, क्या बन सकता है बताओ। एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, तो मैं पूछ लूं कि अक्षांश रेखाएं जो है वो पृथ्वी को, अगर मान लो इस अक्षांश से मैं काट दूं, तो क्या ये कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती हैं या नहीं, बांटती हैं, पक्का, ठीक है, कौन से वाली बांटेगी, 0 डिग्री। ठीक, ये तो आपकी बात मैंने मान ली कि 0 डिग्री से अगर हम इसको काटेंगे तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी।
लेकिन अगर मैं यहां से काट दूंगा तो पृथ्वी बराबर भागों में बट जाएगी, नहीं बटेगी। तो क्या क्वेश्चन ये आ सकता है कि सभी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है या नहीं बांटती है? तो आप इसका आंसर दे दोगे, बराबर भागों में बांटती है या नहीं बांटती? ठीक है, लिखो 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके अलावा कोई भी अक्षांश रेखा, कोई भी अक्षांश रेखा पृथ्वी को बराबर भागों में नहीं बांटती। ठीक, चलो ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन बन सकता है? अगला क्वेश्चन यह बन सकता है, मैं आपसे पूछ लूं कि सभी अक्षांश जो हैं कितनी है? 181। इनमें से सबसे बड़ी अक्षांश कौन सी होगी? यह भी तो क्वेश्चन आ सकता है। सभी अक्षांश रेखाओं में से सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? दोगे जवाब? सबसे बड़ी अक्षांश कौन सी है? सिर्फ इसको देख के बताओ। 0 डिग्री, राइट। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो सबसे ज्यादा दूरी है वो कहां पर है? पृथ्वी के बीच वाले भाग में ही है। जैसे ही आप ध्रुवों की तरफ बढ़ोगे, अक्षांश रेखाओं की दूरी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, यानी बीच की दूरी नहीं, इनकी लंबाई जिसको बोलते हैं। लिखो अगला पॉइंट, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई एक समान नहीं पाई जाती है। यह है, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई एक समान नहीं पाई जाती है। और यह है कहां? ध्रुवों की तरफ, यानी कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, ध्रुवों की तरफ जाने पर कम होती जाती है। क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ठीक, ये पॉइंट क्लियर? अब इसमें एक बात और लिख लो, सबसे बड़ी या सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री ही है, 0 डिग्री ही है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनता हो अक्षांश रेखा से? नहीं दिमाग में आ रहा? कोई और क्वेश्चन हो गई? चलो ठीक है। इसके बाद हम छोटा सा एक हेडिंग डालेंगे, क्या? विषुवत रेखा। ओब्लिक लिखो, भूमध्य रेखा। क्या लिखना है? भूमध्य रेखा। अब हमने एक बात बोली इसमें, क्या? विषुवत रेखा, और दूसरी बात बोली भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब आप समझ सकते हो, भू मतलब भूमि और मध्य मतलब बीच, यानी कि बीचों बीच, जो भूमि के बीचों बीच वाली जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो हम 0 डिग्री का ही एक तरह से दूसरा नाम है। क्या नाम है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। चलो ठीक है। भूमध्य रेखा या किसी क्या है? विषुवत रेखा। ठीक है। अब 0 डिग्री के हमने क्या नाम दिए? तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री को ही हम बोलते हैं, और विषुवत रेखा भी हम 0 डिग्री को ही बोलते हैं। तो इसके बारे में 2-4 बातें हैं जो इसके इन सभी अक्षांशों से इसको क्या बनाती हैं? अलग बनाती हैं। ठीक है, आपने हेडिंग डाली, इसमें लिखो इसकी कुछ बातें। भूमध्य रेखा ही सबसे बड़ी अक्षांश कहलाती है। ठीक, अगला पॉइंट इसी में लिखो, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर ही सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश साल भर सीधा पड़ता है, और
यही कारण है, लिखो, यही कारण है कि यहां पर तापमान भी अधिक पाया जाता है, तापमान भी अधिक पाया जाता है। इसी में मैं एक छोटा सा चीज आपको लिखवाना चाह रहा हूं, नोट करके लिखो। जैसे अब ये चीज देखो, तापमान अधिक हो गया, साल भर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, चलो ठीक है, इसका क्या लॉजिक है? मैंने बोला कि कुछ तो है, नोट करके मैं लिखा रहा हूं। तो इसका कारण ये है कि मैं नोट करके क्या लिखाने जा रहा हूं, इसमें मैं लिखाने जा रहा हूं कि यहां तापमान अधिक होने के कारण साल भर वर्षा होती रहती है, ये बात। अब देखो, ये तो मैंने बोल दिया, अब लेकिन इसको मैं क्लियर कहां कराएंगे, जहां हम वर्षा का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर। लेकिन मैं इसमें एक बात लिखा रहा हूं, लिखो, विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ने के कारण तापमान अधिक होता है, और तापमान अधिक होता है, और यहां वाष्पीकरण, लिखो, यहां वाष्पीकरण, किसका वाष्पीकरण? पानी का। भाई वाष्पीकरण तो पानी का ही होगा, बाकी और देख लेंगे और किसी का होगा, टेंशन मत लो। वाष्पीकरण भी अधिक होता है, जिस कारण क्या, कि जिस कारण या जिसके कारण यहां पर अधिक वर्षा होती है। ओब्लिक करके लिख लो, साल भर, हर रोज, ठीक है, हर रोज वर्षा होती है, बिल्कुल। इसी वर्षा को, इसी में लिखो, इसी वर्षा को हम 4 बजे वाली, देखो 4 बजे, शाम 4 बजे, ठीक है, 4 बजे वाली वर्षा भी कहते हैं। अब बहुत बार क्वेश्चन आया भी है कि 4 बजे वाली वर्षा कहां पर होती है? तो कहां पर होती है? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश पर। तो ये विषुवत रेखा के कुछ 2-3 फैक्ट थे, ये मैंने आपको लिखा दिया। बाकी हम इसमें और आगे टॉपिक करेंगे, जब इसका पृथ्वी का विभाजन करेंगे तो वहां पर भी इसका बहुत सारा अच्छा रोल है, तो वहां और अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा कोई डाउट हो तो बताओ, अक्षांश में कोई समस्या, कोई और क्वेश्चन उठ सकता हो। हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है, जब मैंने ये लिखाया कहां पर कि इसकी जो लंबाई है 0 डिग्री की, वो क्या है? सबसे लंबी है, ठीक है। अब सबसे लंबी है, और मैंने ये कहा कि यहां से अगर हम ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, इनकी जो लंबाई है वो कम होती चली जाती है, और लेकिन कम होती चली जाती है। अगर हम 90 डिग्री तक पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री की जो दूरी लंबाई होगी वो सबसे कम होगी। कम होगी का मतलब एक टाइम आते आते क्या है, मैंने आपको ये बताया था कि दोनों अगर 90 डिग्री कोण बनेंगे तो ये दोनों एक ही जगह तो टकराएंगे। तो ये 90 डिग्री जो है, लाइन ना होकर के एक क्या है, बिंदु है। क्या है? बिंदु, ठीक है। 90 डिग्री जो अक्षांश है, उत्तरी दक्षिणी दोनों तरफ, ठीक है, ये क्या है, लाइन ना होकर के सिर्फ एक बिंदु के तौर पे है, ठीक, ओके। और कोई डाउट या सारे मैं ही बताऊं? चलो ठीक है, हम नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, देशांतर रेखा। इंग्लिश वाले लिख लो लॉन्गिट्यूड, किसी का मन हो तो भाई, नहीं तो क्लास तो हिंदी मीडियम की है, ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, चलो हेडिंग डालो।